हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश आपका शशांक आईएएस चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको कहा जाता है इमरजेंसी यानी नेशनल इमरजेंसी। कल हमने राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ी थी, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां पढ़ी, राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियां पढ़ी, राष्ट्रपति की वित्त शक्तियां पढ़ी, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां पढ़ी, और उसके बाद हमने राष्ट्रपति की आपातकाल शक्तियों के बारे में पढ़ा था। राष्ट्रपति की आपातकाल शक्तियां क्या होती हैं उसके बारे में जाना था, और उसमें मैंने बताया था कि राष्ट्रपति भारत में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी इन इंडिया। और उसमें मैंने आपको 3 तरह का आपातकाल बताया था, अनुच्छेद 352, 356 और 360। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकता है, जिसे हम राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। और अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। यानी तीनों तरह के आपातकाल की घोषणा भारत का राष्ट्रपति करता है। तो हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां पढ़ रहे हैं, और उस आपातकालीन शक्ति को अलग से भारत के संविधान में एक भाग में जोड़ा गया है, यानी भाग 18। भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक जोड़ा गया है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम। अगर किसी भी बच्चे को पूरा डिटेल बैच चाहिए और पूरा यूपीएससी, स्टेट पीएससी या किसी भी स्टेट सेंटर एग्जाम के लिए बैच चाहिए, तो आज ही अपने मोबाइल से शशांक आईएएस एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता है। शशांक आईएएस एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता है, और शशांक आईएएस एप्लीकेशन पर मेरा बैच केवल 799 में चल रहा है, 799 रुपए में। इतना सस्ता बैच चल रहा है। तो यहां से आप पूरा रेगुलर तरीके से सीक्वेंस से पूरा वीडियो देख सकते हो, और उनकी वैलिडिटी भी 1 साल तक रखी गई है। आराम से 1 साल तक देख सकते हो। तो 799, इतने कम फीस में इतना जबरदस्त बैच आपको नहीं मिलेगा। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपातकाल। आपातकाल भारत के राष्ट्रपति की शक्ति है। पहली बात याद रखना, हम राष्ट्रपति की शक्ति के अधीन पढ़ा रहे हैं इसको, लेकिन संविधान में इसके लिए अलग से प्रावधान किया गया है, अलग से एक भाग बनाया गया है। तो भारत के संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 में आपातकाल की व्यवस्था की गई है। क्या होता है आपातकाल? इमरजेंसी क्या होती है? जैसे आपने एम्बुलेंस देखी होगी, एम्बुलेंस भगी हुई जाती है, सारी गाड़ियां हट जाती हैं। जब एम्बुलेंस भगी हुई जाती है, सारी गाड़ियां हट जाती हैं, तो वो क्या होता है? आपातकाल परिस्थिति होती है। आपने फायर ब्रिगेड की गाड़ियां देखी होंगी, सीधा निकल जाती हैं, वो इमरजेंसी में जा रही होती हैं, आपातकाल में जा रही होती हैं। यानी ये एक परिस्थिति है, एक सिचुएशन है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें स्थिति थोड़ी सी गंभीर होती है। लेकिन ये जो आपातकाल है, ये छोटे मोटे हैं, एम्बुलेंस वाले, फायर ब्रिगेड वाले। लेकिन कभी देश के सामने कोई ऐसी सिचुएशन बन गई, कोई देश के सामने ऐसी क्रिटिकल परिस्थिति बन गई, गंभीर परिस्थिति बन गई, जिसको हैंडल करने में केंद्र सरकार को भी दिक्कत हो रही है, उस वक्त भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। आगे हम पढ़ेंगे, अलग अलग तरह के प्रावधान है, अलग अलग व्यवस्था है। तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है, लेकिन हमने बताया था अनुच्छेद 74 का क्लॉज 1। अनुच्छेद 74 के क्लॉज 1 में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेगा। इसका अर्थ क्या है? यानी राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद जो कहेगा उसको करेगा। तो राष्ट्रपति अपनी मर्जी से आपातकाल नहीं लगा सकता। याद रखना, नाम होता है राष्ट्रपति का, नाम मात्र के लिए है, वो करता वही है नाम के लिए, लेकिन पीछे कौन करवा रहा होता है? मंत्री परिषद। तो आपातकाल एक ऐसी परिस्थिति है जिसको हैंडल करने में केंद्र सरकार को भी दिक्कत हो जाए, जो देश के सामने आ जाए, उस केस में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। अभी इतना जानिए। अब सबसे पहले बात करते हैं कि आपातकाल की जरूरत कहां पड़ी। तो दूसरे विश्व युद्ध में सबसे पहले जर्मनी के चांसलर हिटलर ने आपातकाल लगाया था। जब जर्मनी के चांसलर हिटलर ने अपने देश में आपातकाल लगाया, तो जैसे ही आपातकाल लगाया गया जर्मनी में, हिटलर ने सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार खत्म कर दिए कि इमरजेंसी लग गई है। और इमरजेंसी लगाने के बाद सारे लोगों के मौलिक अधिकार खत्म कर दिए, और हिटलर ने बुजुर्गों को, विकलांगों को मरवा दिया, क्योंकि अधिकार खत्म हो गए सारे। तो बुजुर्गों को और विकलांगों को मरवा दिया, सोचिए हिटलर ने, क्योंकि वो सोचता था कि बुजुर्गों को, बुजुर्ग क्या करेंगे इस देश में? बुजुर्गों को
सेवा में, बुजुर्गों की सेवा में एक एक आदमी, दो दो आदमी लगे हुए हैं, तो युद्ध कौन करेगा? और विकलांगों में इलाज में इतना पैसा खर्च हो रहा है, तो पैसा हथियार कहां से खरीदेंगे हम? इनके इलाज में खर्च होता रहेगा। तो उसने बुजुर्ग और विकलांगों को मरवा दिया, आपातकाल लगाकर, मौलिक अधिकार खत्म करके। वही चीज हमने ले ली। तो प्रश्न आता है, आपातकाल व्यवस्था, आपातकालीन प्रावधान कहां से लिए गए हैं? तो आपातकालीन प्रावधान लिए गए हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 से, 1935 एक्ट से। इसको याद रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार अधिनियम 1935 से आपातकाल लिए हैं। लेकिन आप बोलोगे सर अभी तो आपने हिटलर बताया, तो आपातकाल के दौरान हमारे देश में भी मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं। वो हमने जर्मनी से लिया है। क्लियर है या नहीं है? यानी आपातकाल प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस हमने कहां से लिए हैं? वो लिए हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 से, फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। लेकिन इमरजेंसी लगाकर जो फंडामेंटल राइट खत्म हो जाते हैं, वो हमने प्रावधान जर्मनी से लिया है। लेकिन हमारे देश के संविधान में अनुच्छेद 20 और 21 कभी खत्म नहीं होते, और 21 में जीने का अधिकार है। तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। याद रखना, 1935 अधिनियम से, 1935 एक्ट से हमने अपने देश का 70% संविधान लिया है। और ये ब्रिटिश शासन ने, ब्रिटिश सरकार ने हमारे देश में लागू किया था। जब हमने अपना संविधान बनाया तो संविधान निर्माताओं ने 70% जो कानून थे वहां से ले लिए जरूरत के हिसाब से। इसीलिए 1935 अधिनियम को भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये क्लियर हुआ। तो यहां से पूछा जाए आपातकाल क्या है? आपातकाल भारत के राष्ट्रपति की शक्ति है। किस भाग में है? भाग 18, अनुच्छेद 352 से 360। तीन तरह के आपातकाल हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, वित्त आपातकाल। 352, 356, 360। कहां से लिया गया है आपातकाल? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों की समाप्ति, ये जर्मनी से लिया गया है। आइए देखते हैं। सबसे पहले भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को 3 आपातकाल लगाने की व्यवस्था की गई है। सबसे पहला है अनुच्छेद 352। चार आर्टिकल छोड़ने हैं। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है भारत का राष्ट्रपति, जो पूरे देश में लगता है। अभी इतना ही जानो बस। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है, याद रखना। उसके बाद अनुच्छेद 356, आर्टिकल 356, ये राज्य में आपातकाल लगाता है। इसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, प्रेसिडेंट रूल। तीसरा है अनुच्छेद 360, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसको भी राष्ट्रपति लगाता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, और वित्त आपातकाल। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ने जा रहे हैं। काफी डिटेल है, काफी अच्छा है, आपको देखना बहुत मजा आएगा और आपको लोगे सर सच में ही मजा आ गया। चलिए बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की। सबसे पहला है, किस आर्टिकल में दिया हुआ है? अनुच्छेद 352। इसको याद रखना, क्योंकि एग्जाम में कई बार राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी की बात नहीं होती है। वो सीधा आर्टिकल 352 का सहारा लेते हुए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब बात आती है, ऐसी क्या परिस्थिति होती है हमारे देश में जिसमें पूरे देश में इमरजेंसी लगाई जा सकती है? तो याद रखना, इसके 3 कारण होते हैं। कितने? 3 कारण होते हैं। सबसे पहला होता है बाहरी आक्रमण, एक्सटर्नल एग्रेशन। कोई दूसरा देश हमारे देश के ऊपर आक्रमण कर दे। मान लीजिए अभी चाइना ने आक्रमण कर दिया, देश की स्थिति खराब हो गई। उस केस में राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है। अमेरिका ने आक्रमण कर दिया, स्थिति खराब हो गई, तब आपातकाल लगाया जा सकता है। तो पहला कारण है बाहरी आक्रमण, एक्सटर्नल एग्रेशन। क्लियर है? और दूसरा कारण है युद्ध, वॉर। दूसरा कारण है युद्ध। हमारा किसी देश के साथ युद्ध छिड़ जाए और सिचुएशन बहुत ज्यादा गंभीर हो जाए, उस केस में राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है। और तीसरा है आर्म्ड रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह। अब आप सोचोगे सर सशस्त्र विद्रोह क्या होता है? तो सशस्त्र विद्रोह को हम तोड़ लेते हैं। शस्त्रों के साथ विद्रोह, हथियारों के साथ विद्रोह करना, यानी हमारे देश के लोग ही देश के खिलाफ शस्त्र उठा लें, हथियार उठा लें, उस केस में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। तो 3 कारण है राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के। बाहरी आक्रमण, कोई विदेशी देश आक्रमण कर दे, दूसरा युद्ध हो जाए, या अपने ही देश के लोग शस्त्र उठा लें देश के खिलाफ। मान लीजिए झारखंड के लोग ज्यादा संख्या में हथियार उठा लें, जैसे 1-2 संख्या में हथियार उठाएगा मान लीजिए कोई आदमी, तो 1-2 संख्या में कोई आदमी हथियार उठा रहा है देश के खिलाफ, तो पुलिस कंट्रोल कर लेगी।
ज्यादा होंगे तो पैरामिलिट्री फोर्स कंट्रोल कर लेगी, लेकिन जब संख्या में बहुत ज्यादा हो जाए और स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो उस केस में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो बाहरी आक्रमण, दूसरा हुआ युद्ध, और तीसरा हुआ सशस्त्र विद्रोह, अपने ही देश के लोग देश के खिलाफ शस्त्र उठा लें। अब आप बोलोगे सर नक्सलियों ने भी तो हथियार उठा रखे हैं, नक्सलियों ने हथियार उठा रखे हैं इतने सारी मात्रा में, तो वहां आपातकाल क्यों नहीं लगता है? तो याद रखना, नक्सली जो है वो जंगलों में सिमटे हुए हैं, जंगलों में है, छत्तीसगढ़ के जंगलों में, झारखंड के जंगलों में, वो आम आबादी में नहीं आए हैं। और वहां पर भारत सरकार ने, संसद ने एक कानून बना रखा है जिसको बोलते हैं अफस्पा। अफस्पा, आर्मड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। आर्मी के पास स्पेशल पावर्स दे रखी हैं वहां। आर्मी कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, बिल्डिंग को उड़ा सकती है, पुल को उड़ा सकती है, किसी को गोली मार सकती है, तो वहां अफस्पा लगा हुआ है। इसीलिए वहां के मौलिक अधिकार लोगों के खत्म कर रखे संसद ने कानून बनाकर। तो याद रखना ये चीज। तो इसीलिए वहां पे अभी आपातकाल की जरूरत नहीं है। तो पहला बाहरी आक्रमण, दूसरा युद्ध, तीसरा सशस्त्र विद्रोह। अगर बात करें भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है, तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल याद रखिएगा 3 बार लगा है। 1 बार जवाहरलाल नेहरू के समय पर और 2 बार इंदिरा गांधी के समय पर। सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल लगा 1962 में, 1962 में। 1962 में चाइना ने हमारे देश के ऊपर आक्रमण किया, स्थिति गंभीर हो गई और बाहरी आक्रमण के कारण आपातकाल लगाना पड़ा। कारण क्या था? चाइना ने बाहरी आक्रमण किया था, तब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था देश में। 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर आक्रमण कर दिया था, बाहरी आक्रमण। और तीसरा 1975 में, 1975 में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ इंदिरा गांधी के समय पर, जिसको बोलते हैं जयप्रकाश नारायण आंदोलन। और जयप्रकाश नारायण आंदोलन में इंदिरा गांधी को लगा कि देश में आंतरिक अशांति चल रही है, इतनी सारी जनसंख्या दिल्ली कैसे पहुंच सकती है। सोचिए, जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ अकेले बिहार से पैदल चले थे और लाखों लोग उनके साथ जुड़ गए और वो दिल्ली में पहुंच गए। लाखों लोगों का काफिला दिल्ली पहुंच गया और रामलीला मैदान में लाखों लोग तिरंगे झंडे फहराए गए इंदिरा गांधी के खिलाफ। जब इतना ज्यादा आंदोलन हुआ तो इंदिरा गांधी ने कहा आंतरिक अशांति हो गई है, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इंदिरा गांधी ने फोन करके मुंह से कह के राष्ट्रपति से आपातकाल लगवा दिया, क्योंकि राष्ट्रपति तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है, और राष्ट्रपति ने आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए आपातकाल लगा दिया। अब लेकिन चलिए छोड़िए, अब मैं प्रश्न पूछूं कि बाहरी आक्रमण के कारण कितनी बार देश में आपातकाल लगा है? तो बाहरी आक्रमण के कारण 2 बार देश में आपातकाल लगा है, 2 बार। कब? 1962 में और 1971 में। 1962 और 1971 2 बार बाहरी आक्रमण हुआ है। एक बार चीन ने आक्रमण किया, एक बार पाकिस्तान ने आक्रमण किया। उसके बाद आएगा सशस्त्र विद्रोह के कारण कितनी बार आपातकाल लगा है। शस्त्रों के साथ विद्रोह कितनी बार हुआ? 1 बार भी नहीं हुआ है आज तक। लेकिन ये आंतरिक अशांति कहां से आ गया? आप बोलोगे सर आपने तो 2 ही 3 कारण बताए थे, या तो बाहरी आक्रमण हो जाए, या युद्ध हो जाए, या सशस्त्र विद्रोह हो जाए। तो यहां तो सशस्त्र विद्रोह है ही नहीं, यहां तो आंतरिक अशांति वाला आ गया। ये आंतरिक अशांति क्या है? तो याद रखना, पहले संविधान में आंतरिक अशांति ही था, लेकिन इंदिरा गांधी ने इस शब्द का दुरुपयोग किया। संविधान में इसकी कोई परिभाषा नहीं है। तो जब सरकार बदली 1978 में मोरारजी देसाई की, तो मोरारजी देसाई सरकार ने 44वां संविधान संशोधन 1978 करके आंतरिक अशांति को हटा दिया कि आंतरिक अशांति की कोई परिभाषा नहीं होती, और इसकी जगह पर लेकर आए सशस्त्र विद्रोह। तो आज तक सशस्त्र विद्रोह नहीं हुआ है। तो 2 बार बाहरी आक्रमण के कारण और 1 बार आंतरिक अशांति के कारण, सशस्त्र विद्रोह के कारण आज तक राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा है। आइए बात करते हैं 1962 में क्या हुआ था। आपको पता होगा 1962 का ये फोटो है, आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। 1962 में, क्योंकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर गए तो पूरा लूटपाट कर ले गए। उसके बाद पाकिस्तान के साथ विभाजन हुआ, पाकिस्तान को 65 करोड़ रुपए देने पड़ गए। स्थिति इतनी गंभीर थी, पाकिस्तान के साथ लड़ाई जैसा माहौल हो गया। इधर से लोगों को काटा जा रहा है, उधर से लोगों को काटा जा रहा है, बहुत ज्यादा गंभीर हो गई। जब इतनी गंभीर हो गई, देश के पास पैसे नहीं थे, देश की स्थिति खराब थी।
आर्मी के पास अच्छी तरह पहनने के लिए जूते नहीं थे, ड्रेस नहीं थी, हथियार नहीं थे उस वक्त। अब चाइना के साथ दिक्कत होने लगी। चाइना के साथ क्या दिक्कत होने लगी? चाइना के साथ सीमा विवाद होने लगा। अगर मैं बात करूं भारत चीन सीमा विवाद की, तो ये मान लीजिए इंडिया है और ये चाइना है। तो भारत के और चीन के बीच जो सीमा है उसको कहा जाता है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन, ब्रिटिश सरकार के मंत्री मैकमोहन ने ये लाइन खींची थी कि यहां से चाइना होगा, यहां से इंडिया। लेकिन चाइना ने ये मानने से मना कर दिया कि हम मैकमोहन लाइन को नहीं मानते, अरुणाचल प्रदेश भी हमारा है। तो चाइना ने मैकमोहन लाइन को मानने से मना कर दिया, अरुणाचल प्रदेश पर दावा ठोक दिया, लद्दाख पर दावा ठोक दिया। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी का विवाद और दलाई लामा, नाम सुना होगा आपने, बौद्ध धर्मगुरु, उनको भी लेकर विवाद हुआ। तो उसके बाद चाइना की आर्मी इंडिया में घुसने लग गई और इंडिया में बेस कैंप बनाने लग गई। इंडियन आर्मी भी धीरे धीरे चाइना की तरफ बढ़ने लगी और दोनों सेनाओं में झपट होने लगी। और उसके बाद ऐसा होने लगा तो 1962 अक्टूबर में, सर्दियों का समय था, 1962 में चाइना ने भारत के ऊपर जबरदस्त युद्ध थोप दिया और कर दिया बाहरी आक्रमण। इतना जबरदस्त युद्ध हुआ, धीरे 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 हमारी सेना के जो सैनिक थे वो शहीद होने लगे। क्यों? क्योंकि हथियार ही नहीं थे हमारे देश के पास। एक एक एलएमजी पर 5-5 लोग लड़ रहे हैं, अच्छी तरह खाना नहीं है, जूते नहीं है, ड्रेस नहीं है। आज की डेट में हमारी आर्मी देखो इतनी एडवांस है, दुनिया की 4थे नंबर की सेना है हमारी। आज की देश की परिस्थिति अलग है। तो उस वक्त इतनी स्थिति खराब थी हमारे देश की, बहुत ज्यादा। तो उस वक्त भारत युद्ध हार गया। चाइना ने भारी आक्रमण किया, भारत युद्ध हार गया। और भारत युद्ध हारने के पीछे भी कहा जाता है आर्मी सेना अध्यक्ष ने, आर्मी के जनरल ने एयरफोर्स से मदद मांगी। और उस वक्त हमारे रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन हुआ करते थे। कृष्ण मेनन को फोन किया, नेहरू जी को फोन किया, हमें एयर सपोर्ट भेजिए, वायुसेना भेजिए हमारी मदद के लिए, स्थिति खराब हो रही है। तो ऐसा कहा जाता है कि सरकार ने इन्हें पीछे हटने का हुक्म दे दिया, लेकिन सेना अध्यक्ष ने पीछे हटने का हुक्म नहीं माना और धरती की रक्षा करते रहे और साफ मना कर दिया कि वायुसेना नहीं आएगी, क्योंकि हमारी वायुसेना गई तो उनकी भी आएगी, युद्ध और बढ़ जाएगा। लेकिन उस वक्त भारत की वायुसेना ताकतवर थी चीन से। और भारत के वायुसेना अध्यक्ष ने भी कहा है कि अपनी बुक में लिखा है कि उस वक्त अगर वायुसेना को युद्ध में जाने दिया जाता तो इतिहास बदल सकता था। तो 1962 के युद्ध में इतना जबरदस्त युद्ध हुआ, हम डर गए, वायुसेना नहीं भेजी और बाहरी आक्रमण के कारण हमारे करीब करीब 1400-1500 सैनिक शहीद हो गए, 400-500 लापता हो गए, उनके भी 300-400 शहीद हुए और उनके भी 300-400 लापता हो गए। लेकिन भारत युद्ध हार गया, ब्रिटेन का हस्तक्षेप हुआ, कई सारे देशों ने हस्तक्षेप किया, युद्ध बंद करवाया और अरुणाचल प्रदेश का 80,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, और भारत का 80,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया आज भी चीन के पास है। तो इस तरीके से युद्ध हुआ। उसके बाद लता मंगेशकर ने गाना भी गाया था, क्योंकि इतने सैनिक शहीद हुए। ए मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। और उस वक्त रामलीला मैदान में नेहरू जी उपस्थित थे जब ये गाना गाया गया था और लोगों ने नेहरू जी पर आरोप लगा दिए कि इनकी वजह से ये युद्ध हारा गया है, इतने शहीद हुए हैं। और धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब होती रही और आगे 1-2 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो 1962 में बाहरी आक्रमण के दौरान भारत में आपातकाल लगाया गया था। अब 1962 का युद्ध लड़ा हमने, उसके बाद 1965 में युद्ध लड़ा हमने 1965 में, और 1965 में भी पाकिस्तान से आक्रमण हुआ, लेकिन आपातकाल की परिस्थिति नहीं आई। उसके बाद 1971 में सबसे बड़ा वॉर हुआ, सबसे बड़ा युद्ध हुआ भारत के इतिहास में। 1971 में पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो। उस वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और इंदिरा गांधी स्वॉर्ड ऑफ ऑनर ले रही हैं, तलवार लेकर जा रही हैं। और अपने राइट साइड में देख सकते हो जनरल मियाजी, पाकिस्तान के जनरल मियाजी लेफ्टिनेंट कर्नल जैकब के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है। यानी पाकिस्तानी आर्मी के 93,093 सोल्जर्स ने भारत के सामने आत्मसमर्पण किया था 1971 के युद्ध में। तो 1971 का आइए देखते हैं क्या था। सबसे पहले मान लीजिए ये भारत का नक्शा है, समझना बड़ी अच्छी रोचक कहानी है। अब जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ
तो अंग्रेज दो पाकिस्तान बना के गए। एक था ईस्ट पाकिस्तान और एक था वेस्ट पाकिस्तान। ध्यान से सुनना, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, दो पाकिस्तान बना के गए थे। तो क्वेश्चन आ जाए, भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा का नाम क्या है? तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है वो है रेड क्लिफ लाइन। अगर पूछा जाए इंडिया और बांग्लादेश के बीच क्या है, तो वो भी रेड क्लिफ लाइन, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान का ही तो नाम बदलकर हमने बांग्लादेश रखा है। पहले बांग्लादेश का नाम ईस्ट पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान का नाम बदलकर बांग्लादेश रखा गया है। तो एक हो गया पूर्वी पाकिस्तान, एक हो गया पश्चिमी पाकिस्तान। तो दोनों के बीच रेड क्लिफ लाइन है, याद रखना अभी भी। अब बात आती है, जैसे ही अंग्रेज गए हमें छोड़कर, देश के सामने चुनौती आ गई, हम दोनों तरफ से घिर गए, इधर चाइना और इधर दोनों तरफ पाकिस्तान। तो उसके बाद जो ईस्ट पाकिस्तान है, पूर्वी पाकिस्तान, यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने लगी। पूर्वी पाकिस्तान में आर्मी ने निहत्थे लोगों की हत्या करना स्टार्ट कर दिया। पाकिस्तानी आर्मी ने निहत्थे लोगों की हत्या करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान में लोगों ने आर्मी के खिलाफ विद्रोह कर दिया और नारे लगाना शुरू कर दिया, ईस्ट पाकिस्तान गो बैक, पूर्वी पाकिस्तान वापस जाओ, पूर्वी पाकिस्तान वापस जाओ, आर्मी गो बैक, हमें स्वतंत्र देश चाहिए। जैसे कश्मीर में होता है, बलूचिस्तान में होता है, इसी तरीके से। तो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने जब नारे लगाना शुरू कर दिया और अपने देश की आजादी की मांग करने लगे, तो पाकिस्तानी आर्मी ने उनका शोषण स्टार्ट किया और हजारों लोग मार दिए। जब लोग मार दिए तो पाकिस्तानी आर्मी से बदला लेने के लिए एक ग्रुप बनाया गया जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी सेना। वहीं के लोगों ने एक ग्रुप बनाया, मुक्ति वाहिनी सेना। और मुक्ति वाहिनी सेना ने, उस वक्त प्रधानमंत्री हुआ करती थी दिल्ली में इंदिरा गांधी। तो मुक्ति वाहिनी सेना ने इंदिरा गांधी से मदद मांगी कि हमें बचाओ, हमारा शोषण हो रहा है, मर रहे हैं, पाकिस्तान से बचाओ। अब हमारे पास गेंद आ गई। तो इंदिरा गांधी ने मुक्ति वाहिनी सेना को ट्रेनिंग दिलवाई, आर्मी से हथियार दिलवाए, और इन्हीं की मुक्ति वाहिनी सेना ने इन पर आक्रमण कर दिया। जैसे ही मुक्ति वाहिनी सेना ने ईस्ट पाकिस्तानी आर्मी पर आक्रमण किया, पाकिस्तान ने सोचा भारत ने किया है, और पाकिस्तान ने बाहरी आक्रमण कर दिया, एक्सटर्नल एग्रेशन। अब बाहरी आक्रमण किया तो इंडिया ने भी आक्रमण कर दिया। अब युद्ध छिड़ गया पूर्वी पाकिस्तान और भारत के बीच, जबरदस्त युद्ध छिड़ गया। और जब युद्ध छिड़ गया तो उसके बाद असली पावर तो यहां थी ना, वेस्ट पाकिस्तान में। इन्होंने पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर तीनों जगह से मोर्चा खोल दिया। यानी अब भारत दोनों तरफ से युद्ध लड़ रहा था, पूर्वी पाकिस्तान से भी, पश्चिमी पाकिस्तान से। और पश्चिमी पाकिस्तान का एक युद्ध है जिसमें बोला जाता है लोंगेवाला का युद्ध। पश्चिमी पाकिस्तान ने, वेस्ट पाकिस्तान ने राजस्थान के जैसलमेर की एक पोस्ट पर आक्रमण किया जिसका नाम था लोंगेवाला, क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान को पता था कि जैसलमेर की इस पोस्ट पर केवल 120 जवान हैं और न टैंक है न कुछ है। तो 120 जवान के ऊपर 10,000 सैनिकों ने आक्रमण किया। 10,000 सैनिकों ने आक्रमण किया, और 10,000 सैनिकों ने आक्रमण तो किया ही, साथ साथ 40 टैंक, आर्टिलरी गन्स के साथ। और जैसे ही 10,000 सैनिक, टैंक, आर्टिलरी गन्स भारत पहुंची, तो उस वक्त लोंगेवाला पोस्ट पर मेजर कुलदीप सिंह थे। जो बॉर्डर मूवी आपने देखी होगी वो यही वाली है। असली युद्ध तो कहां हुआ है? पूर्वी पाकिस्तान और भारत के बीच, ईस्ट पाकिस्तान और इंडिया के बीच, इस साइड नीचे की तरफ असली युद्ध ये था। लेकिन एक छोटी क्लिप यहां बना दी गई है, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान ने भी आक्रमण कर दिया। तो लोंगेवाला पर जैसे ही आक्रमण किया, मेजर कुलदीप सिंह ने बताया अपनी कमांड को कि हम 120 हैं और 10,000 सैनिकों ने आक्रमण कर दिया है, मदद भेजिए। और उस वक्त हमारी ज्यादातर सेना कहां थी? ईस्ट पाकिस्तान से लड़ रही थी। अब कमांड ने पीछे हटने का हुक्म दे दिया, पीछे हट जाओ। और आपने मूवी में देखा होगा, मेजर कुलदीप सिंह कहते हैं कि मैं किसी भी कीमत पर अपनी धरती को छोड़कर नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मेजर कुलदीप सिंह ने साफ मना कर दिया। और जब मना कर दिया तो उन्होंने कहा था, चिड़िया नालवा बाज लड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम धरावा। जब चिड़िया बाज से लड़ सकती है, हम तो इंसान हैं, इंसानों से तो लड़ ही सकते हैं। और युद्ध करने का फैसला लिया। सोचिए, पूरी रात युद्ध चला, 120 वहां 10,000, कितनी बड़ी बात है। मूवी में भी दिखाया होगा। लेकिन रात के 3 बजे तक 120 में से केवल 30-35 जवान रह गए और युद्ध लड़ते रहे। उस वक्त वहीं पर एयरबेस भी हुआ करता था जैसलमेर में। तो विंग कमांडर को फोन किया गया कि जल्दी से एयर सपोर्ट भेजो। और विंग कमांडर थे जो भी, हाँ, बॉर्डर मूवी में जो जैकी श्रॉफ हैं, विंग कमांडर ने कह दिया, हमारे पास रात को लड़ने वाले फाइटर प्लेन नहीं है, हम मदद नहीं कर सकते।
और रात को लड़ने वाले फाइटर प्लेन कहां थे? इधर ईस्ट पाकिस्तान से लड़ रहे थे। जब एयरफोर्स ने मना कर दिया और एयरफोर्स ने कह दिया आप सुबह तक होल्ड कर लीजिए, फ्रॉम द फर्स्ट लाइट ऑफ द मॉर्निंग वी केम फॉर योर हेल्प, जैसे ही पहली किरण निकलेगी हम आपकी मदद के लिए आ जाएंगे। तो सामने चुनौती थी और दोनों तरफ से युद्ध लड़ता रहा और सुबह 5 बजे भारत की वायुसेना आ गई। उन्होंने पूरा ही रुख मोड़ दिया और सारे टैंकों को उड़ा दिया। पाकिस्तानी आर्मी भाग गई और वेस्ट पाकिस्तान की हालत खराब हो गई। हमने बहुत सारे टैंक जीते हैं पाकिस्तान से, और जो टैंक पाकिस्तान से जीते गए आज वो मथुरा कैंट, मेरठ कैंट, दिल्ली कैंट सब जगह रखे हुए हैं। आप फोटो खींच के भेज भी सकते हो अगर आपका कोई दोस्त पाकिस्तानी हो कि ये 1971 के युद्ध में हमने तुमसे जीते थे। तो ये वेस्ट पाकिस्तान से लड़ाई की क्लिप बताई है मैंने। इधर ईस्ट पाकिस्तान से चल रहा था। अब दोनों तरफ से हालत खराब हो गई और ईस्ट पाकिस्तान पर हथियार खत्म होने लगे, इनकी सेना मरने लगी। जब हथियार खत्म होने लगे तो वेस्ट पाकिस्तान से मदद मांगी, क्योंकि असली पावर तो वेस्ट पाकिस्तान है कि जल्दी हथियार भेजो, जल्दी सैनिक भेजो, हमारी हालत खराब हो रही है, मर रहे हैं। अब पाकिस्तान कहां से भेजता? पाकिस्तान की वायुसेना को भारत की वायुसेना ने रोक दिया। पाकिस्तानी आर्मी को, वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी को आर्मी ने रोक दिया। अब उनके पास एक ही चारा था, वो था समुद्र के रास्ते। और उसके बाद उन्होंने एक पनडुब्बी भेजी जिसका नाम था पीएनएस गाजी। पानी के नीचे से एक पनडुब्बी भेजी, समुद्र के नीचे से अरब सागर में होकर, जिसका नाम था गाजी। और आपने मूवी देखी होगी, ये 1971 की क्लिप है युद्ध की, गाजी अटैक। जैसे ही गाजी पहुंची यहां, हमारा ये सोच रहे थे कि विशाखापट्टनम पोर्ट पर हमारा आईएनएस विक्रांत खड़ा था, विक्रांत को उड़ाएंगे, बंदरगाह को उड़ाएंगे और आराम से ईस्ट पाकिस्तान की मदद करेंगे। लेकिन इनको पता नहीं था भारतीय नौसेना की एक पनडुब्बी जिसका नाम था आईएनएस राजपूत, उसने इसको डिटेक्ट कर लिया पानी के नीचे और इसको तबाह कर दिया। जब नेवी को पता पड़ा कि पाकिस्तान पानी के रास्ते मदद भेजने की बात कर रहा है तो गुजरात से भारतीय नौसेना पहुंची और कराची बंदरगाह को ही उड़ा दिया। और 6 महीने तक आग लगती रही थी कराची बंदरगाह में, इतनी बुरी तरह ध्वस्त किया था। अब नेवी ने, आर्मी ने, वायुसेना ने सबको रोक दिया। वेस्ट पाकिस्तान से संपर्क तोड़ दिया ईस्ट पाकिस्तान का और ईस्ट पाकिस्तान धीरे धीरे हारने लगा। तब वेस्ट पाकिस्तान ने अपने सहयोगी अमेरिका को फोन किया, अमेरिकन प्रेसिडेंट को फोन किया कि कब बचाओगे हमें, जब हम बिल्कुल ही तबाह हो जाएंगे। तब अमेरिका के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से फोन किया और इंदिरा गांधी से कहा कि जल्दी से मदद भेजिए, जल्दी से मदद भेजिए, स्थिति खत्म होती जा रही है, हम मर जाएंगे क्या। सॉरी, ईस्ट पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अमेरिकन प्रेसिडेंट से बात की और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इंदिरा गांधी से फोन किया कि युद्ध आज ही बंद किया जाए और हम बातचीत से सुलझाएंगे। लेकिन इंदिरा गांधी ने साफ मना कर दिया, अब युद्ध बंद नहीं होगा जब तक ईस्ट पाकिस्तान एक आजाद देश नहीं बन जाएगा। इंदिरा गांधी ने साफ मना कर दिया तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने धमकी दी इंदिरा गांधी को कि आप नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहिए। उसके बाद अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरबिया तीनों ने अपनी नौसेना अरब सागर में उतार दी, अरेबियन सी में उतार दी। और अमेरिका ने अपना दुनिया का सबसे बड़ा बेड़ा जिसका नाम था सेवंथ फ्लीट इंडिया के खिलाफ भेज दिया। सेवंथ फ्लीट में 7 बेड़े हैं, 7 पनडुब्बियां हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये अकेला ही कई देशों के लिए भारी है। जैसे ही 7वां बेड़ा अरब सागर में पहुंचा भारत के खिलाफ पाकिस्तान की सपोर्ट में, इंदिरा गांधी पहले ही रशिया से संधि कर चुकी थी कि रूस को अगर जरूरत होगी फौज की तो भारत भेजेगा, लेकिन भारत को जरूरत होगी तो आपको भी भेजना पड़ेगा। उसके बाद रूस को जानकारी दी गई तो रूस ने विश्व का सबसे बड़ा जो कि परमाणु संपन्न बेड़ा था उनका, वो लाकर अरब सागर में खड़ा कर दिया अमेरिका के सामने। यहां पर अब अमेरिका, यूएस और रशिया आमने सामने हो गए और दोनों आमने सामने हो गए और रशिया न्यूक्लियर वेपन से सुसज्जित था। तो दोनों अब 1-2 देशों के चक्कर में ये दोनों महाशक्तियां तो टकराएंगी नहीं। और ऐसे ही कई दिन तक ये आमने सामने खड़े रहे, कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान की हालत खराब होती चली गई। ईस्ट पाकिस्तान के आज जनरल थे जनरल म्याजी ने 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। और 93,000 सैनिकों के साथ जब आत्मसमर्पण किया वह लेफ्टिनेंट कर्नल जैकब के सामने, तो हमने इनको बंदी बना लिया। और बंदी बनाने के बाद उसके बाद भैया इंदिरा गांधी ने घोषणा की एक अलग। इंदिरा गांधी ने घोषणा की कि अब ईस्ट पाकिस्तान का कोई नामो निशान नहीं होगा, विश्व के नक्शे पर एक नया देश होगा, बांग्लादेश। तो हम बांग्लादेश बना चुके हैं, याद रखना, हमने बांग्लादेश बनाया है, एक अलग देश बनाया, वो ईस्ट पाकिस्तान था। उसके बाद 93,000 सैनिकों को हमने शिमला समझौता 1972 में वापस कर दिया
और समझौता यही था पहले से, सीज फायर नहीं का उल्लंघन नहीं करेगा, गोली नहीं चलाएगा, ये सारी चीजें थी। तो ऐसे ऐसे 1971 में बाहरी आक्रमण हुआ, अमेरिका आ गया, बहुत स्थिति खराब हो गई, तब आपातकाल की घोषणा की गई थी। तीसरा आपातकाल लगा 1975 में, 1974 में। 1975 से पहले लोकसभा चुनाव हुए और लोकसभा इलेक्शन में इंदिरा गांधी जीत गई, लेकिन इंदिरा गांधी पर आरोप लगाए गए कि इलीगल तरीके से चुनाव जीती हैं लोकसभा का। जब ये इंदिरा गांधी पर आरोप लगा दिए गए, फिर भ्रष्टाचार के काफी आरोप लग रहे थे, तो उसके बाद बिहार से एक व्यक्ति थे अकेले, जिनका नाम था जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण दिल्ली पहुंचे अकेले पैदल, और धीरे धीरे लोग उनसे जुड़ते गए, तो बन गए लोक नायक जयप्रकाश नारायण, लोगों के नायक बन गए। और दिल्ली में आने के बाद लाखों लोगों के साथ आंदोलन किया। आंदोलन इतना ज्यादा कर दिया कि लाखों लोग जुड़ गए। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो कितनी भीड़ है। जब लाखों लोग जुड़ गए इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ दिल्ली में, तो इंदिरा गांधी जी की हालत खराब होने लगी। और इंदिरा गांधी जी ने काफी कोशिश की इनको भगाने की, लेकिन नहीं, क्योंकि पब्लिक इतनी ज्यादा आ गई दिल्ली, और इनके साथ सारी पार्टियां थी, लालू, अटल बिहारी वाजपेयी, ये सब यंग लीडर थे उस वक्त। तो इतनी ज्यादा स्थिति खराब थी, बहुत ज्यादा। तो उस वक्त एक मूवी आई हुई थी डिंपल कपाड़िया की, और इंदिरा गांधी सरकार ने कहा कि इस मूवी को थिएटर्स में फ्री दिखाया जाए, जैसे भीड़ कंट्रोल होगी, भीड़ डिवाइड होगी, और डिवाइड होगी तो इनको अरेस्ट कर लेंगे नेताओं को। और उसके बाद ऐसा ही हुआ, मूवी चलाई गई फ्री में, लोग जाने लगे, पर लोग बहुत थे। जब थोड़ा सा डिवाइड होने लगी, तब अटल बिहारी वाजपेयी से कहा गया, और अटल बिहारी वाजपेयी से कहा गया कि अब आप मोर्चा संभालिए, आप मोर्चा संभालिए, और अब क्या करें, इतनी भीड़ डिवाइड हो जाएगी। तब अटल बिहारी वाजपेयी ने माइक पकड़ा और एक सेंटेंस बोला, बड़ी मुद्दत से मिले हैं दीवाने। तो सोचिए 20 मिनट तक तालियां बजती रहीं, और तालियों की गड़गड़ाहट इतनी थी कि सारे थिएटर्स की आवाज दब गई, लोग वापस आने लगे, तालियां बजाने लगे। और उसके बाद वो आवाज इंदिरा गांधी के आवाज तक पहुंच रही थी। इंदिरा गांधी हड़बड़ा गई और राष्ट्रपति को मुंह से फोन करके कहा कि जल्दी से जल्दी आपातकाल लगाया जाए। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। गलत तरीके से इंदिरा गांधी ने मंत्रिपरिषद से नहीं पूछा, खुद फोन करके मुंह से कह के गलत तरीके से कहा, देश में आंतरिक अशांति हो गई है, इंटरनल डिस्टरबेंस हो गया है, जल्दी आपातकाल लगाओ। और उसके बाद राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी। तो ग्राउंड क्या था? ग्राउंड था आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टरबेंस। और उसके बाद तो क्या हुआ आपको पता है, गलत तरीके से आपातकाल लगाया गया, नेताओं को अरेस्ट किया गया, मौलिक अधिकार खत्म हो गए। लेकिन उसके बाद 1978 में जब सरकार बनी, 1978 में जब सरकार बनी मोरारजी देसाई की, तो मोरारजी देसाई ने 44वां संविधान संशोधन कराया 1978 में। और सबसे पहले, क्योंकि आंतरिक अशांति की कोई परिभाषा नहीं है, और इंदिरा गांधी ने मंत्रियों से पूछा ही नहीं, मंत्रिपरिषद से पूछा नहीं, खुद बोल दिया। मंत्रिपरिषद ने कहा हमें तो पता ही नहीं था। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को ही हटा दिया गया, और इसको जगह लेकर आए सशस्त्र विद्रोह, कि आंतरिक अशांति की कोई परिभाषा नहीं है। अगर हमारे देश में सशस्त्र विद्रोह होगा, देश के लोग शस्त्र उठा लेंगे, तो ही आपातकाल लगाया जाएगा। तो आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह आया है, लेकिन आज तक सशस्त्र विद्रोह हुआ नहीं है हमारे देश में। तो प्रश्न आता है, बाहरी आक्रमण के कारण कितनी बार आपातकाल लगा? तो 2 बार, 1962, 1971। सशस्त्र विद्रोह के कारण कितनी बार लगा? 1 बार भी नहीं। आंतरिक अशांति के कारण 1 बार, 1975 में। तो सशस्त्र विद्रोह लेकर आए। उसके बाद पहले राष्ट्रपति मुंह से कह के आपातकाल लगा देता था, सॉरी, पहले प्रधानमंत्री मुंह से कहकर मंत्रिपरिषद फोन करके कह दे तो भी आपातकाल लगा दिया जाता था। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा एक व्यवस्था कर दी गई कि अब मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करेगा। यानी पूरे मंत्रिपरिषद की लिखित साइन होने चाहिए, और मंत्रिपरिषद को पता होना चाहिए कि देश में आपातकाल की जरूरत है। तो मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करेगा। आज ये नहीं है कि मोदी जी ने फोन कर दिया आपातकाल लगा दो, नहीं, पूरी मंत्रिपरिषद लिख के देगी, तब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेगा। और पहले क्या होता था, पूरे देश में आपातकाल लगता था, पूरे देश में इमरजेंसी लग गई, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में लगता था। लेकिन 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई कि राष्ट्रीय आपातकाल भारत या भारत के किसी भी हिस्से में लगाया जा सकता है। क्यों? मान लीजिए
उत्तर प्रदेश में सशस्त्र विद्रोह हुआ है, उत्तर प्रदेश में दिक्कत हुई है, तो हरियाणा में लगाने की क्या जरूरत है? पंजाब में सशस्त्र विद्रोह हुआ है, कर्नाटक में लगाने की क्या जरूरत है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई कि राष्ट्रीय आपातकाल भारत या भारत के किसी भी भाग में लगाया जा सकता है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि आपातकाल प्रावधान भाग 18 में है, अनुच्छेद 352 से 360। 3 तरह के आपातकाल हैं, राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय आपातकाल। 352, 356, 360। राष्ट्रीय आपातकाल हम पढ़ रहे हैं और ये राष्ट्रपति की शक्ति पढ़ रहे हैं हम, अभी बहुत लंबा चैप्टर है ये। उसके बाद राष्ट्रीय आपातकाल 3 कारण लगाया जाता है, भारी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, युद्ध। बाहरी आक्रमण के कारण 2 बार लगा, सशस्त्र विद्रोह के कारण आज तक नहीं लगा, आंतरिक अशांति के कारण 1 बार लगा है। सशस्त्र विद्रोह 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। पहले प्रधानमंत्री मुंह से कह कर देता था, इंदिरा गांधी ने गलत शक्ति का प्रयोग किया, तो अब मंत्रिपरिषद लिख के देगी तो ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में यह व्यवस्था कर दी गई कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल को भारत या भारत के किसी भी भाग में लगाया जा सकता है। अब मान लीजिए एक चीज है, अब हम पढ़ेंगे प्रक्रिया कि राष्ट्रीय आपातकाल लगता कैसे, उसकी प्रक्रिया क्या है, और वो थोड़ा सा लंबा है तो समय कम होने की वजह से आज ही अभी हम क्लास समाप्त कर रहे हैं, और वो जो अब आएगा वो संवैधानिक प्रावधान आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहीं से प्रश्न बनते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर किसी भी बच्चे को डिटेल बैच चाहिए यूपीएससी, स्टेट पीएससी या किसी भी एग्जाम के लिए, तो आज ही शशांक आईएएस एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। शशांक आईएएस एप्लीकेशन पर मेरा पॉलिटी का बैच चल रहा है, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, स्टेट पीएससी के लिए भी है और उसके लिए ऑप्शनल के लिए भी काफी हद तक सही है। तो शशांक आईएएस में केवल 799 में मेरा बैच चल रहा है और केवल 799 में जब आप ऐसे ही खर्च कर देते हो उसमें आप पढ़ भी सकते हो। तो ये पढ़ाया गया आपको। अब हम कल मिलते हैं और मुझे आशा है कि आपको सहजता और सरलता के साथ सभी चीजें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और अब विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, अखंड भारत।